हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी। 16 अक्टूबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज से। सबसे पहले न्यूज आई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो है महाराष्ट्र और झारखंड, दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर जारी कर दिया है उन्होंने कि कब कब शेड्यूल है, कब कब इलेक्शन का डेट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वो है महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है, झारखंड में 2 फेज में होने वाला है, नवंबर 13 एंड 20 को, और महाराष्ट्र में एक ही फेज में होगा, नवंबर 20 को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सीईसी हमारे कौन है वर्तमान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स, आपको पता है कनाडा और इंडिया के रिलेशन अभी दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, तो इसी के तहत पहले इंडिया ने अपने यहाँ से जो कनाडियन डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल किया था। फिर वहाँ से अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने भी इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन पर आरोप लगा के उनको भी एक्सपेल किया है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कनाडा के जो पीएम उन्होंने क्या आरोप लगाया है इंडिया के डिप्लोमेट्स। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इंडियन डिप्लोमेट्स वो इन्वॉल्व है एक्सटॉर्शन और होमिसाइड्स में। देख रहे हैं ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा, और कह सकते हैं कि हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है वो इस समय खराब हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के वो है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, अभी वो यूटी है, और वहाँ पर जो आज चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो अब उमर अब्दुल्ला आज शपथ ग्रहण कर लेंगे। और ये किस पार्टी से है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम और आगे बढ़ के देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़। हाँ, इस पर हमने पहले भी चर्चा किया था कि इंडिया और यूएस के बीच में जो है यूएवी पर डील होने वाली है। उस समय बात चल रही थी, अब ये फाइनली हो गया, बिल्कुल कंक्लूड हो चुका है कि जो $3.5 बिलियन का ये डील हुआ है। ठीक है, और इसमें 31 आर्म्ड यूएवी चाहिए, मतलब आएगी भारत में। ठीक है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जिसमें आदमी नहीं होते हैं, ड्रोन टाइप सब ये सब यूएवी होते हैं जो हवा में, मतलब एरियल व्हीकल है तो हवा में ही चलेंगे। ठीक है, और इनका जो स्पेसिफिकली नाम है वो नाम हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ 31MQ9B। ठीक है, ये नाम इसका, आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस। ठीक है, ये रिमोटली ऑपरेट हो जाता है क्योंकि दूर से ही इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, और ये आर्म्ड फोर्स, एयर फोर्स, इन सब के उपयोग में लाया जाएगा क्योंकि मिलिट्री पर्पज से खरीदा गया है। तो काफ़ी इसकी कैपेसिटी काफ़ी है, 40 घंटे तक ये उड़ान कर सकता है ऊपर, और इससे वायुसेना की क्षमता जो है काफ़ी हद तक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है MQ9B। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे बताया गया इस पे आप ध्यान रख सकते हैं कि कुकी, जो हमार, मैती, नागा, ये सब ट्राइब्स के नाम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जैसे मैती हो गया और कुकी हो गया। अभी आपको पता है मणिपुर में इन दोनों ट्राइब्स के बीच में जो एथिकल क्लैश चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ठीक है, तो इनकी मीटिंग एमएचए ने बुलाई थी, इसके संदर्भ में इनके बारे में बताया गया है कि एमएलए जो इनसे जुड़े हुए थे वो मीटिंग में आए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना ये ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, नागालैंड, ये सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, चलते हैं सीधा एडिटोरियल पेज पर। आज आपको पता है 16 अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य दिवस है आज, और इसी से रिलेटेड सारे आर्टिकल वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड आए हुए हैं। तो हम इसमें से जो हमारे उपयोग है दोनों को मिलाकर हमने उन चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जो हमारे लिए रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा भुखमरी है, जो खाद्य पदार्थ की कमी है, उससे जो जूझ रहे हैं हम, तो हर प्रकार के भूख को ख़त्म करने का आपको पता है कि एसडीजी गोल में भी वो शामिल है। ठीक है, ताकि नो हंगर करके आपने पढ़ा है। तो एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एनी फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट टू बी रियलाइज बाई 2030। ठीक है, तो 2030 तक जो है क्या करना था, हमें एंडिंग हंगर, भूख को हमें ख़त्म करना था। ठीक है, पूरी तरीके से।
और लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये गोल प्राप्त करना बहुत दूर की चीज़ लग रही है रियल में, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है विश्व लेवल पे बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट जो है वल्नरेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स लॉकडाउन चल रहा है हर जगह, तो फूड डेफिशिएंटी अपने आप ही बढ़ते जा रही है। तो ये सारी चुनौतियाँ आ रही है जिसके कारण हम एसडीजी गोल को भी प्राप्त करने से चूक सकते हैं। यहाँ पर ये बातें बताएंगे। उसके अलावा कुछ डाटा दिए गए हैं, इसमें डाटा तो काफ़ी सारे दिए थे लेकिन हमें कुछ डाटा ही याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर फैक्ट्स का बम्बार्डमेंट करेंगे तो आप सब कुछ भूल सकते हैं। थोड़ा दो चार रहेगा तो आप अच्छे से उसका यूटिलाइज बार बार कर भी सकते हैं, क्योंकि कम कम चीज़ों को अगर बार बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, इसलिए ज़्यादा फैक्ट्स नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे दिया गया कि द ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ द अंडर नरिश्ड हैज रिजन टू 9.4%, मतलब कि जो अंडर नरिश समझते ही हैं भूख ज़्यादा होना, भूखमरी एक प्रकार से, जो कि खाद्य पदार्थों की कमी कह सकते हैं, ये 9.4% और बढ़ गया है। और 757 जो मिलियन लोग हैं 2023 तक वो इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो ये डाटा दिखा रहा है कि अफ्रीकन रीजन में 20% ये वैल्यू रखता है जो भूख की फेसिंग हंगर से सामना कर रहे हैं भूख से। एशिया में 8.1% सामना है, लैटिन अमेरिका में 6% के आसपास। ठीक है, तो आपको अफ्रीका और एशिया का डाटा ध्यान रख सकते हैं कि इस भूख की जो चुनौती है, भूख से जो संघर्ष है वो अफ्रीका और एशिया रीजन में कितना है। अफ्रीका में तो आप देख रहे हैं काफ़ी भयावह स्थिति है। इसके अलावा बताइए कि अगर यही ट्रेंड रहा जो चला आ रहा है प्रोजेक्टेड ट्रेंड तो इससे क्या होगा कि 2030 तक जो है हाफ ऑफ द वर्ल्ड हंगरी अंडर नरिश्ड विल बी अफ्रीका। ठीक है, तो जो भूखे लोगों की संख्या होगी वो दुनिया की 50% कह लीजिए, हाफ जितने भी भूखे लोग हैं उनमें से 50% जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड है वो अफ्रीका में पाई जाएगी 2030 तक। तो आप देख रहे हैं अगर यही ट्रेंड बना रहा तो दिन पर दिन ये समस्या और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा बताया गया कि वाइल्ड फूड इनसिक्योरिटी रिजल्ट इन अंडर नरिशमेंट या मैनिफेस्टेशन ऑफ हंगर इंटेंस कनेक्ट लाइज विद द लैक ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी फॉर एडिक्वेट फूड। ये मेनली जो जुड़ा होता है वो पर्याप्त मात्रा में खाद्य की खरीद नहीं कर पाने की जो क्षमता होती है उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी डाइट एज्यूम सिग्निफिकेंस। ये जो चीज़ है ना कि कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी हेल्दी डाइट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पर्याप्त खाना ही नहीं समझ खरीद पा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी हेल्दी डाइट के लिए ही हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके बाद बताया गया है कि जो रिसेंट कुछ डाटा है इन पर भी हम देख सकते हैं। ए रिसेंट एक्सप्लोरेशन शो दैट द शेयर ऑफ द रूरल इंडियन पॉपुलेशन, ये इंडिया के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि 2011 का रूरल इंडियन पॉपुलेशन इन 2011 अनेबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड डाइट इवन विद 100% इनकम स्पेंड ऑन फूड वुड बी 63%। मतलब बताया गया कि जो ग्रामीण आबादी थी भारत की 2011 तक में ही, उसमें 527 मिलियन या कह लें कि 63% के आसपास जो लोग थे वो अनेबल थे, मतलब किस चीज़ के लिए, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डाइट नहीं खरीद पा रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे CORD, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डाइट नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि अगर वो अपने जेब खर्च को, मतलब अपने पूरे खर्च का 100% इनकम भी अगर खाने पे लगा दे तभी भी वो रिक्वायर्ड डाइट प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ें बताई गई है। देयर इज अ लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड सिक्योरिटी एंड अनइवन प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक एक्सेस। ठीक है, तो अनइवन प्रोग्रेस है ही है, मतलब अनइवन का मतलब है कि समानता नहीं है प्रगति में। हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बहुत अमीर है तो बहुत सारे लोग गरीब हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो नहीं लोगों के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पाती है। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर दिस टू चेंज। ये जो है एक प्रकार से चुनौती है, एक प्रकार से चेतावनी है कि हम अभी भी जाग सकते हैं। फॉर दिस चेंज देयर नीड टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एग्री फूड सिस्टम। बताया जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, एग्री फूड सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, कृषि का जो खाद्य प्रणाली है हमारे, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, उसमें महत्वपूर्ण चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर सके, बिल्ड रेजिलियंस कर सके, मेजर ड्राइवर्स एड्रेस इनइक्वलिटी, जो असमानता है हम उसको सामना कर सके, इंश्योरिंग दैट हेल्दी डाइट्स जो है सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो पाए। तो हमें इन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बताया गया है कि जो सब्सिडी मिलती है
खेती से रिलेटेड मिड्स ऑफ सब्सिडीज एंड मार्केट रेगुलेशन, जो बाजार का विनियमन है, प्राइसेस बेसिक फूड सच एज सीरियल्स इन इंडिया, लो अफोर्डेबिलिटी मे नॉट बी द सोल रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस विद रिक्वायर्ड फूड। बताया गया कि ये केवल अकेला एकमात्र कारण नहीं है कि हम कह दें कि जो सब्सिडीज है या मार्केट रेगुलेशन है प्राइसेस को लेकर, जो सीरियल्स, जो अनाजों और दालों, खाद्यान्नों पर दिए जाते हैं, ये एकमात्र कारण नहीं है कि हम रिक्वायर फूड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहे हैं, और ये भी महत्वपूर्ण कारण में शामिल रहेंगे, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि इस बार का जो वर्ल्ड फूड डे है उसका थीम क्या है मेनली, तो उसका थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, मतलब बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के लिए जो खाद्य का अधिकार है, फूड्स का अधिकार है, उसको लेकर ये इस बार का थीम बनाया गया, जो कि हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ अ हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक है, भूख से मुक्ति वाला विश्व बनाना है तो विद द यूनिवर्सल राइट टू फूड। ठीक है, भोजन का अधिकार जो है, सार्वजनिक भोजन का अधिकार होना चाहिए। ऑल्दो राइट टू फूड कैंपेन इन इंडिया हैज गेन्ड, बताया जा रहा है कि जो इंडिया में राइट टू फूड कैंपेन भी चला था, ये भी काफ़ी हद तक गति प्राप्त करी थी इसने, लेकिन फिर भी मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है उतना हद तक सफल नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत ही मतलब इसमें कुछ हो पाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड जो यहाँ पे कुछ एनालिसिस किए थे ऑथर ने, हमने उनको देखा, और इसके अलावा जो चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट एडिटोरियल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी है फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम, मतलब लगभग चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा डाइवर्जन है इनके लेखनी में, इसलिए हमने इनको भी शामिल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू में बताया गया है कि वही अक्टूबर 16, 2024 इज वर्ल्ड फूड डे विद द थीम दिस ईयर राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, मतलब जो अभी हमने देखा कि थीम राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, ये इस बार का थीम है। फिर यहाँ बताया गया कि जो फाओ है, आपको पता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, है ना, फूड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। इसी प्रकार से IFAD है, इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसी प्रकार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, ये भी जानते हैं आप। ये सब मिलकर भारत की सरकार के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या कर रहा है, फाओ क्या कर रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट दिया हुआ है, उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं कि द फाओ की एक रिपोर्ट है 2024 की है। एस्टिमेट आकलन किया गया कि 733 मिलियन जो लोग हैं वो क्या सामना कर रहे हैं, भूख से सामना कर रहे हैं, फेस हंगर, हाईलाइटिंग द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। बता रहा है कि ये जो है काफ़ी हद तक अर्जेंटली ये बताना चाहते हैं कि इसका समाधान तुरंत से तुरंत हमें देखने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर भारत में बताया जा रहा है कि जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसके कारण काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसने हमारे को खाद्य अवेलेबिलिटी प्रदान किया, मतलब खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करी। पर अब हमारा फोकस किस पे है, फोकस है न्यूट्रिशन, मतलब अब पहले तो खाद्य ही आ जाए उसके बाद तो न्यूट्रिशन देखेंगे। तो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन से जो है फूड अवेलेबिलिटी हो चुकी है, अब हमारा फोकस है न्यूट्रिशन विच इज़ वाइटल फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। ये जो है बच्चों के विकास और हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक जो उत्पादकता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद बताइए कि वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के क्षेत्र में, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन फिशरीज के क्षेत्र में, इन सब ने भी इंडियन एग्रीकल्चर जो फूड सिस्टम था उसको काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया, और इससे खाद्य उपलब्धता अच्छी मात्रा में सुनिश्चित भी हो पाई और हम सेल्फ सफिशिएंट भी लगभग बनने की ओर बढ़े। इसके अलावा बताइए कि एक और बेहतर कदम उठाया था सरकार ने, क्योंकि आपने इससे पहले देखा था 2011 का डाटा कितना वर्स्ट था प्रीवियस आर्टिकल में, लेकिन इस आर्टिकल में यहाँ पर ऑथर बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इंडिया में इन सब जो भूख थी उनको कमी करने में सहायक बनी। तो जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, विच प्रोवाइड्स फूड इंटाइटलमेंट टू ओवर 800 मिलियन सिटीजन। ठीक है, इसमें 800 मिलियन लोगों को, नागरिकों को क्या प्रोवाइड किया गया, फूड। ठीक है, इस एक्ट के तहत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इन्होंने अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन टू फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, आपको पता है फोर्टिफाइड राइस होते हैं जिसमें पोषक तत्व की मात्रा जो आवश्यक होती है उसके अंदर इनहेरेंट कर दी जाती है। तो ऐसा फोर्टिफाइड राइस जो होता है उसके वितरण को लेकर भी इस एक्ट के तहत भी जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक अप्रूवल दे चुके हैं वो। ठीक है, ये बताता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है वो इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ये कितना
प्रतिबद्ध है इंडिया इस मामले को लेकर। तो यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। इसके अलावा बताया गया है कि जैसे 93 मिलियन जो एग्रेरियन हाउस होल्ड है, जो खेतीहर है, उनके पास मतलब उसमें से 82% जो लगभग है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ठीक है, आपको पता ही है लघु और सीमांत किसान जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा हैं, 82% है उनके पास ज़मीन जो है वो बड़ी मात्रा में नहीं है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और हमारे खाद्य प्रणाली को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि दीज फार्मर इनकाउंटर वेरियस डिफिकल्टीज दैट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, तो इस कारण जो किसान है ये बहुत सारे डिफिकल्टीज से वहाँ जूझते हैं, प्रोडक्टिविटी के चुनौती से जूझते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन चैलेंजेस जो है हमारे सामने, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जैसे कि ओवरस्विंग ग्राउंड वाटर स्ट्रेन। ठीक है, जब हम अति सिंचित सिंचाई का मात्रा हमें पता नहीं होता तो ज़्यादा अत्यधिक दोहन करते हैं तो ग्राउंड वाटर भी टेबल जो है नीचे चला जाता है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर है, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक प्रकार की खेती करना, ये सब क्या करते हैं कि हमारे सोइल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे खेती को प्रोडक्टिविटी हो उसको गिराते हैं, ये सब चीज़ें। वाटर यूजेज एंड सोइल मैनेजमेंट आर क्रूशियल, तो हमें इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि पानी जल का जो उपयोग है वो सही तरीके से हो, और जो मृदा का प्रबंधन है वो भी ठीक तरीके से हम कर सकें। इसके अलावा बताया गया है कि मार्केट एक्सेस जो है ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभर के सामने आ रहा है, तो हमें इसको भी इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस इज आल्सो क्रूशियल। मैनी स्मॉल होल्डर फार्मर, जो छोटे किसान है बहुत सारे, उनको हेल्प करना चाहिए कि वो मार्केट तक पहुंच सके और इफेक्टिवली डू टू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी सीमाएं हैं, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो सप्लाई चेन क्या होता है उससे इफेक्ट होता है, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है हमारे खाद्य उत्पादक पर। बाई फैसिलिटेटिंग बेटर लिंक्स बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, बताया कि हमें उन्हें अच्छा लिंक्स प्रोवाइड करा के प्रोडक्शन और मार्केट के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम, फार्मर जो है अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं, और रिड्यूस फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट होता है वो भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। मार्केट एक्सेस जो आपने देखा, क्लाइंट वो सॉइल इरोजन या फिर वाटर ग्राउंड जो लेवल था वो स्ट्रेन कर रहा था, ये सब चीज़ें आप मुद्दे में शामिल रखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड में, क्योंकि आपको पता है GS3 एग्रीकल्चर बकायदा एक पूरा का पूरा टॉपिक है। वाइल क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू टू पोज रिस्क टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एरेटिक वेदर पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज भी है वो लगातार रिस्क खेती के लिए पैदा करता जा रहा है, वेदर पैटर्न बदलते जा रहा है, तो हमें इनको भी एड्रेस करना होगा। ठीक है, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाएं हम, तो जाके कुछ हद तक कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या करें, जैसे वाटर कंजर्वेशन करें, हम जल संरक्षण करें, सोइल हेल्थ जो मृदा की जो स्वास्थ्य है उसका रिस्टोरेशन करें, ये सब करेंगे तो क्या होगा कि फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो काफ़ी हद तक रेजिलिएंट बन पाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा विचार दिया है ऑथर के द्वारा। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ल्ड फूड डे है 2024, वी आर रिमाइंडेड दैट इंश्योरिंग फूड एक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मतलब कि जो ये इस बार का जो वर्ल्ड फूड डे है ये बताता है कि केवल फूड एक्सेस, हमारी पहुंच वहां तक होना ही या उसका बढ़ना ही, उत्पादक को बढ़ाना, ये मेनली नहीं है हमारा लक्ष्य। ठीक है, हमें हमारा क्या, बट आल्सो बिल्डिंग इक्विटेबल, हमें समानता स्थापित करनी है, रिजिलियंट करना है, सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम बनाना है। तो इन सब को लेकर हमें ये क्या कर रहा है, रिमाइंड करा रहा है वर्ल्ड फूड डे 2024 से। ठीक है, हमें सबको साथ लेकर काम करना होगा, जैसे द पार्टनरशिप बिटवीन द FAO, IFAD, WFP, आपने शुरुआत में देखा था इन संस्थाओं का नाम, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्कोर आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो तीनों संस्था इंटरनेशनली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये दिखाता है हमारा सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस क्षेत्र में अगर हम उपयोग में लाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा बताया कि वी मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड नॉन एग्रीकल्चरल फैमिलीज, मतलब आपको पता है ऊपर सारी डिटेल यही दी गई थी कि कौन कितना कंज्यूम करता है, किसकी थाली में कितने % कैसे क्या क्या है, उन सबको हमें देखना नहीं था। लेकिन यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज का मतलब ये कि जो कि किसी
कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो शहर में रह रहे हो, तो वो भी तो डिपेंड करते हैं ना एग्रीकल्चर के फूड प्रोडक्शन पे, उन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ बताइए कि फार्मर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके भी तो लाइवलीहुड्स का सवाल है। एंड रिड्यूस फूड इनइक्वालिटी इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी पीछे छूट न जाए हमारे इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राप्त करना। टू अचीव द फाउंडेशन फॉर अ हेल्थियर मोर प्रोस्पेरस एंड पीसफुल सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू एंड बेनिफिट फ्रॉम अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। बताया गया है कि हम अगर समानता, रेजिलिएंट लाएंगे, एग्रीकल्चर सिस्टम को काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो हम अचीव कर सकते हैं कि हेल्दियर और प्रॉस्पेरस, और कह सकते हैं कि बेटर लाइफ और बेटर फ्यूचर जो इसके थीम में है, उसके लिए हम एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनको भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली, इन पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और इस साल का थीम भी आप ध्यान रखेंगे, जरूर अक्सर पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों, मैं बीच में भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, आप जैसा आप जानते हैं कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, स्रोत से रिलेटेड मुझे अभी कुछ दिनों के लिए साउथ इंडिया जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है पॉसिबली कि मैं कुछ दिन डिस्टर्ब रहूँ, नहीं प्रॉपर तरीके से टाइम से अपलोड कर पाऊँ, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी वीक में एक बार इकट्ठा होकर उसको कवर कर लेंगे हम। जो जो इम्पोर्टेंट होंगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा वीक में, अगर वहाँ पे कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि टाइम का भी इशू होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ट्रेवलिंग में ही सारा समय गुजर जाता है, तो ऐसे में पॉसिबल है कि मैं रेगुलर ना रह पाऊँ। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीक पे बनाना है, कैसे बनाना है, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो आपको पता है ईयू ने सैंक्शन लगा दिया है तेहरान, तेहरान मतलब ईरान पर, ठीक है, तेहरान उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ईयू यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई है तेहरान पर। क्यों? क्योंकि ईरान जो है रशिया को मिसाइल सप्लाई कर रहा था पीछे से, तो इस कारण से। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस देश पर सैंक्शन लगाया है, तो ये न्यूज़ की खबर है, नया नया की खबर है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न लेबनान है उस पर अगर इजराइल ने अटैक किया शुरुआत में ही, तो क्या होगा, शुड बी प्रोव्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब कि यूएन ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इजराइल का जो अगर अटैक नॉर्दर्न लेबनान पे होता है तो उसका अलग से स्वतंत्र तरीके से उसकी जांच की जानी चाहिए, ठीक है। आपको पता है यूएन और इजराइल के बीच भी अभी टसन चल रहा है, क्योंकि इजराइल ने यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको भी बैन कर दिया था एक प्रकार से, नॉन ग्रेटा पर्सन बोल के उनको बैन किया था, और इसराइल आने के लिए ही मना किया था। आप देख सकते हैं इस समय गाजा में जो है भूखमरी चल रही है, और वर्ल्ड फूड डे के दिन ऐसी फोटो आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि क्या स्थिति चलती है। जो शुरुआत में ऑथर ने वहाँ पे बताया था कि जो राइजिंग कन्फ्लिक्ट है वो यही कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि जो इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, कई जगह पे वॉर चल रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि फूड सिस्टम पे पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाजा पट्टी है ये मेनली फ़लस्तीन रीजन में पड़ता है, और वहाँ पर भूख का जो क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सूडान, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर आप देखेंगे तो फूड क्राइसिस ही क्राइसिस है, यमन, ये सारी चीज़ों में। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।